अजीज़ दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर बात होगी वो है कश्मीर। देखिए, कश्मीर के बारे में, कश्मीर के मुतालिक लोगों को आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है, या जो भी इन्फॉर्मेशन है वो फ्रंट एंड की है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बैक डोर में क्या सियासत खेली जा रही थी, किस तरीके से कश्मीर को मैनिपुलेट हुआ, पूरा का पूरा इशू ही टर्न हो गया। जो आप सुनते हैं सेपरेटिज्म की हवा, तो भाई सेपरेटिज्म की हवा पाकिस्तान ने नहीं दी थी। ये सेपरेटिज्म की हवा आई जो 370 का आर्टिकल आया उसकी वजह से, क्योंकि कश्मीरी तो पहले ही गुलाम था। पहले उन्होंने डोगरों की गुलामी की, फिर बाद में या तो पाकिस्तान जाना था या फिर हिंदुस्तान जाना था। ये कश्मीर का एक एज एन इंडिपेंडेंट जो एक एंटाइटी लेके आए हैं, वो सारी की सारी नेहरू साहब की पॉलिसीज़ थी, और बाद में जिसे पाकिस्तान ने टेररिज्म के थ्रू हवा दी। तो देखें, बहुत से लोग कश्मीर के बारे में बहुत सी बातें करते हैं, कुछ बातें पब्लिक डोमेन में भी हैं। बेसिकली हुआ क्या था, नेहरू साहब का मैनिपुलेशन किया था शेख अब्दुल्ला ने और लॉर्ड माउंटबेटन ने, और पटेल साहब इसके अगेंस्ट में थे और उन्हें बदनाम किया गया। राइट। नेहरू साहब को 6 साल बाद ही पता चल गया था कि धोखा हो चुका है, और उन्होंने शेख अब्दुल्ला को जेल करवा दी। तो क्या कहानी थी उसे समझते हैं। देखिए, माउंटबेटन जो थे, पहले नेहरू साहब के जो भी एक्ट्स थे उन्हें कोई लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर भी खासा लाइक नहीं करते थे। एक तो माउंटबेटन को इन्होंने रिटेन कर लिया कि भाई पहले आप ही बन जाएं, अगले का साइन हो गया, भगा देते। फर्स्ट आर्मी चीफ भी इंसिडेंटली गोरा था। तो जो करियप्पा जिन्हें कहा जाता है फर्स्ट फील्ड मार्शल, वो भाई आई थिंक मई 1948 में आए थे। उससे पहले की आधी लड़ाई गोरे ने लड़ी थी। तो आप समझ सकते हैं क्या क्या डील्स हुई। जो डील हुई वो मैंने पिछले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और जो मैंने किया था वीडियो गिलगिट बल्टिस्तान पे, उसमें मैंने क्लियर कट बताया। अब देखिए, हुआ क्या था, माउंटबेटन ने नेहरू साहब को मैनिपुलेट किया कि आप चले जाएं और कश्मीर का इशू वहाँ लेके चले जाएं। अच्छा, इसी बीच कश्मीर में ग्राउंड पे बहुत कुछ चल रहा था। शेख अब्दुल्ला जो कि स्टूडेंट लीडर थे, जिन्होंने पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई, फिर नाम चेंज करके नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया, जो जिन्हें कहा जाता है भाई ये कश्मीर के डेमोक्रेटिक आदमी थे और नेहरू साहब के दोस्त थे, और बहुत ही प्रो इंडिया इन्हें माना जाता है। लेकिन हकीकत बात यह है, ये कोई प्रो इंडिया नहीं थे। इन्हें पता था कि नेहरू है, एक वीक लीडरशिप है, तो मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, जो कि ये बने भी। बहुत से लोगों को गलती है, 47 के बाद इंडिया में मर्ज हो गया था कश्मीर। नो, वो एक्चुअली 1956 में मर्ज हुआ। 47 से लेके 53-54 तक शेख अब्दुल्ला वॉज सदर रियासत ऑफ कश्मीर, कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर थे। बाद में इन्होंने कश्मीर कंस्पिरेसी केस किया था, जिसमें ये इंडिया के खिलाफ साजिशें कर रहे थे, उसमें पकड़े गए। लेकिन बैक एंड में चलते हैं, देखते हैं हुआ क्या। देखिए, माउंटबेटन का क्लियर कट प्लान था इंडिया को ब्रेक करने का। ऊपर से मैंडेट भी था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और गिलगिट बल्टिस्तान वो पाकिस्तान को दिलवा ही चुके थे। अब उनकी नज़रें पड़ी कश्मीर पर। कश्मीर में इन्होंने नेहरू साहब को कैजुअल किया कि आप जाएं, यूएन में जाएं, यूएन बहुत इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है। ये यूएन में गए। अच्छा, जब इंडियन फोर्सेस ने पुंछ और कारगिल से हटा दिया, प्रैक्टिकली 2/3 कश्मीर आ गया हिंदुस्तान के हाथ, तो इन्हें बाद में शेख अब्दुल्ला ने मैनिपुलेट करने की कोशिश किया। अब देखिए, 2-3 पार्टियां बन गई थी। एक थे पटेल, जो कहते थे भाई जो 565 रियासतें हैं उसके साथ ही वही ट्रीटमेंट होना चाहिए जो कश्मीर के साथ हो रहा है। शेख अब्दुल्ला अलग बात कहते थे। ये कहते थे कि भाई आप एक काम करो, आप इसे अलग ही रहने दो, क्योंकि 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के पास है, और इंटरनेशनल आप लॉ ब्रेक कर देंगे, क्योंकि ये मैटर स्टिल अंडर डिस्प्यूट है। ठीक है जी। ये सारी बातें करके इन्होंने खुद को प्राइम मिनिस्टर बनवा लिया, और नेहरू साहब एक्चुअली अग्रीड टू इट। राइट। अब मुझे एक बात बताएं, जिस आदमी की पैदाइश ही इस बेसिस पर है कि एक डिस्प्यूट है, वो क्या कभी भी प्रो इंडिया हो सकता है? वो कभी भी नहीं हो सकता, वो कभी भी नहीं हुआ। देखें, कांग्रेस ने जो गलती की है ना पिछले 70-80 सालों में, इसका मैं मसलन आप एक एग्जाम्पल से समझें। अगर मेरी कील चुभ जाती है, मैं सूजन है, मैं किसी भी डॉक्टर पर जाऊंगा तो डॉक्टर मेरा इलाज नहीं करेगा। डॉक्टर हमेशा ये कहता है भाई पहले सूजन सही कराओ फिर आओ। कुछ हो जाए, बड़े से बड़ा मर्ज हो, पहले सूजन दूर की जाती है, स्वेलिंग दूर की जाती है, उसके बाद ऑपरेशन किया जाता है। हिंदुस्तान क्या कर रहा था? स्वेलिंग दूर नहीं कर रहे थे,
ये सारे के सारे कश्मीर का इशू ऑपरेशन करने के चक्कर में थे, जबकि जो स्वेलिंग, जो कांटा चुभा हुआ था, वो 370 था। कांटा चुभा होगा, कभी ऑपरेशन नहीं हो सकता। सेम काम 370 के केस में था। ये एक ऐसी पिन लगी थी जिसने इंडिया को शुरू से ब्लीड किया है। और इनफैक्ट पाकिस्तान का द बिगेस्ट वेपन ऑफ वॉरफेयर वॉज आर्टिकल 370, लेकिन वो डिस्गाइज किया गया था एज जिसे कह सकते हैं एज अ सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड सेंटर, जो भी नेहरू साहब उस टाइम कंसेप्ट यूज़ करते थे, राइट। तो कहानी समझते हैं क्या हुआ। शेख अब्दुल्ला ने नेहरू साहब को मैनिपुलेट कर लिया। इन्होंने कहा मुझे बना दो और मैं जो हूँ इंडिया के साथ हूँ। अच्छा, हकीकत बात यह है कि जो कश्मीरी ट्राइबल्स आए थे उसके खिलाफ ये लड़े थे क्योंकि जो आपको ध्यान होगा, जो ट्राइबल इन्वेजन हुआ था उस टाइम पे स्टूडेंट लीडर होते थे शेख अब्दुल्ला, और ये भी इंसिडेंटली एएमयू अलीगढ़ के पढ़े हुए थे। तो हिंदुस्तान को जिन्होंने भी इस तरीके की हरकतें की हैं सारे के सारे 100% एएमयू के प्रोडक्ट मिलेंगे। ये एमयू से सीख के आ गए। फिर ये कश्मीर में कुछ लाइब्रेरी पॉलिटिक्स करते थे, क्योंकि राजा जो हरी सिंह थे उस टाइप की गैदरिंग अलाउ नहीं करते थे, तो लाइब्रेरी में 4-6 गुंडे लेके पढ़ने बैठ जाते थे, और एक मौलाना होता था, एक मौलवी मोहम्मद समथिंग, वो इन्हें रेडिकलाइज करता था। अब हालांकि कश्मीरी इतना रेडिकलाइज होता नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे रेडिकल होने चालू हुए। लेकिन फिर इन्हें दिखाई दिया अपोजिशन इंटरनली। देखें, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी थी। शेख ये जो थे अब्दुल कयूम कश्मीरी भी थे, ठीक है, ये भी थे जो कि कश्मीर पे अपना हक जता रहे थे। और उधर से जिन्ना साहब थे जिन्होंने शेख अब्दुल्ला को कहा था ये तो रॉटन एग है, ये तो सड़ा हुआ अंडा है, बोले इसे तो भगा दो। तो शेख अब्दुल्ला के पास कोई प्रैक्टिकली चॉइस ही नहीं थी। उन्हें पता था पाकिस्तान में जाके मिले, बोले 2 मिनट में ये मरवा देंगे मुझे, या मुझे हटा देंगे, या जेल में डाल देंगे। नेहरू तब भी थोड़ा सेंसिबल आदमी है, मेरा दोस्त भी है, तो ये ठीक ठाक हैंडल कर लेगा, इसीलिए ये प्रो इंडिया थे। हाँ, ट्राइबल इन्वेजन्स के दौरान भी 10,000 से ज़्यादा जो इनके साथ जेल जूल में राजा ने बंद कर दिए थे। अच्छा, राजा भी था, बहुत ही विम्सिकल डिसीजन लेते थे। पहले शेख अब्दुल्ला को बंद कर दिया, फिर उन्हें निकाल दिया, फिर इमरजेंसी एक कैबिनेट बनाई थी, उसमें प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो इन्होंने अपने 10,000 चेले चपाटे हल्के हथियारों के साथ बॉर्डर की दिफा में लगाए थे हिंदुस्तान की तरफ से। जो ही आगे चल के जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री जो ब्रिगेड है वो बनी, ठीक है जी। शेख अब्दुल्ला के साथ थे माउंट बैटन ने भी इन्हें यही बत्ती दी, और इन्होंने जैसे ही कश्मीर इंडिया ने पूरा लिया उसके बाद नेहरू साहब ने सियासत तेज़ कर दी। अब देखें, इसकी मुखालफत हर आदमी करता था, इंक्लूडिंग सरदार पटेल, क्योंकि पटेल के बाद 565 रियासतों को इंटीग्रेट करने का एक्सपीरियंस था। तो इन्होंने, नेहरू साहब ने क्या चालाकी की, एक होते थे गोपाल स्वामी अयंगर, ये एक सिविल सर्वेंट थे जो इंडिया के थे, साउथ इंडिया से। ये कश्मीर के 6 साल प्राइम मिनिस्टर रहे थे हरी सिंह के टाइम पे। तो इन्होंने उससे कहा, यंगर के कंधे पे बंदूक चलाई, इन्होंने कहा यार तुम जाके वहाँ पर बिल पेश करो और सारे काम करो। अच्छा, पटेल साहब जो होम मिनिस्ट्री उस टाइम स्टेट मिनिस्ट्री होती थी उसको हेड कर रहे थे, वो अड़ंगे अटकाते थे, कहते थे ये तो हो ही नहीं सकता। इन्होंने समझाया देखो भाई, इंडियन नेशनलिज्म जो है वो एक, हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, हर स्टेट का मज़हब लैंग्वेज कल्चर अलग है, अगर इसे अलग किया तो बोला आगे चल के आपको दिक्कतें आएंगी। तो इनकी बात स्टेट मिनिस्ट्री ये आगे फाइल लेते थे यंगर, तो पीछे से कहते चाबी तो नेहरू साहब ही दे रहे थे, ये सारी की सारी जो भी उनकी दलीलें थी उन्हें खारिज कर देते थे, ठीक है। अच्छा, लेकिन इन्होंने क्या किया, नेहरू साहब ने, देखें, चुपचाप इन्होंने 370 का बिल बनाया। पटेल वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड, क्योंकि इन्होंने कश्मीर अफेयर्स के मिनिस्टर बन गए थे, और टेक्निकली तो बात सही थी भाई, आप स्टेट मिनिस्ट्री को ना बताओ, लेकिन यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रेगुलर अफेयर्स, राइट। आप बात कर रहे हैं कि पूरे के पूरे स्टेट को इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट करना है। इन्होंने उल्टा सीधा अपना ड्राफ्ट बनाया, अयंगर से बोला आप पेश करो, उन्होंने पेश किया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कांग्रेस की होती थी वहाँ चीखना चिल्लाने शुरू किया, और मतलब जैसे कहते हैं 100% रिजेक्शन दिया लोगों ने। देखिए, इंडिया की जो पार्लियामेंट है ना, इट हैज़ बीन वेरी स्टॉर्मी ऑन इश्यूज़। जब सी राजगोपालाचारी को लास्ट गवर्नर जनरल बना रहे थे तो भी यही हुआ था, लोगों ने कहा था भाई ये तमिलनाडु से आए हैं, आप इन्हें इसलिए बना रहे हो, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो इस पर बहुत चीखे चिल्लाए थे। अच्छा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी काफ़ी बातें करने की कोशिश की, उन्हें भी डांट डूट के चुप करा दिया,
क्योंकि हिंदुस्तान में किसी को भी गवारा नहीं था ये 370 के थ्रू कश्मीर एक अलग एंटाइटी बन जाए। अब फिर क्या हुआ, देखिए नेहरू साहब उस टाइम विदेश में थे, गोपाल स्वामी अयंगर ने फ़ोन किया तो इन्होंने पटेल से हम्बली रिक्वेस्ट की। इन्होंने उन्हें दुहाइयाँ दी कि देखे भाई ऐसी ऐसी बात है और आप इस तरीके से करें और मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा, इंटरनेशनल मेरी किरकिरी हो जाएगी। इंटरनेशनल इमेज बनाने का नेहरू साहब को बहुत शौक था। इन्हें लग रहा था इंटरनेशनल में स्टेट्समैन बन जाऊं और लोग मेरी वाहवाही कहें कि वाह देखो कितने बड़े स्टेट्समैन हैं। ठीक है, तो फ्रंट एंड पे खुद को ही रखते थे, पटेल पुटूल को कहीं लेके नहीं जाते थे, उनसे बैक एंड में काम वो करते थे और ये फ्रंट फेस बन के सारी पब्लिसिटी लूटते थे। अब कश्मीर का इशू चूँकि इंटरनेशनल बन चुका था, लोग इनसे पूछते थे कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो इन्होंने पटेल को कॉल किया, टेली कॉल किया। ये जो पटेल साहब के सेक्रेटरी होते थे वी शंकर, उन्होंने भी, वो भी सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी है। अब पटेल देखें मजबूर हो गए और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, बोले जवाहरलाल रोएगा, बोले जो कर रहा है ये रोएगा आगे चल के। ये बात उनके स्टेटमेंट है, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है और वही हुआ। ज़्यादा नहीं टाइम लगा, 6 साल बाद ही नेहरू साहब को रोना पड़ा। लेकिन वो जो सीड लगा चुके थे वो पूरा, जैसे कहते हैं ना, बड़ा पेड़ बन चुका था। तो पटेल को इन्होंने कोएक्स किया, पटेल गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इन्होंने बिल पेश किया, वहीं चीखना चिल्लाना हुआ। लेकिन पटेल का देखें फाइनल वर्ड होता था। अच्छा, बीच में मीडिएशन के लिए शुरू में इन्होंने गांधी साहब को भी डाला था। पटेल ने, क्योंकि जब ये बात की ना, देखें जब अयंगर ने विदाउट इन्फॉर्मिंग स्टेट मिनिस्ट्री बिल पेश कर दिया तो पटेल ने रिज़ाइन कर दिया, बोले यार आपने करना है तो आप कर लो। तो कहे गांधी के समझाने समझूने पे वो आ गए। ठीक है, लेकिन पटेल साहब को ये बात पसंद नहीं आई। अच्छा, हुआ क्या था, जब गांधी साहब को गोली मारी तो देखें बैक एंड पे कांग्रेस के अंदर ही जो जवाहर फैक्शन होता था, नेहरू साहब के जो चेले चपाटे थे, ये पटेल को इन्होंने बदनाम करना शुरू कर दिया था। बोले यार ये स्टेट मिनिस्टर थे, गांधी की सिक्योरिटी नहीं दे पाए, राइट। तो इस पे बहुत ज़्यादा हिडन तरीके से तनकीद होती थी पटेल साहब पे कि भाई ये इनकी सिक्योरिटी नहीं कर पाए और ये तो बेकार हैं, फलाने हैं। लोगों ने ये नहीं देखा कि 565 प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन, आज नेहरू साहब से एक स्टेट का कहा था उसे भी ढंग से नहीं कर पाए, इन्होंने किया था। और आप एक चीज़ देखें, इसी चीज़ को जब पटेल साहब गुजरे तो नेहरू साहब ने इस तरीके से बात की कि भाई वो रेजोल्यूशन तो पटेल लेके आए थे और फलाना था ढिमकाना था, और कुछ उन्होंने इस तरीके की बात की जिसका बहुत ज़्यादा अयंगर, जो गोपाल स्वामी अयंगर थे और जो पटेल के सेक्रेटरी हैं वी शंकर ने, उन्होंने भी बहुत मजम्मत की थी। उन्होंने कहा था कि इन्हें शर्म नहीं आ रही, एक बंदा गुजर गया उसके बावजूद इतनी उसके अगेंस्ट ये नेगेटिव बातें कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या था, बैक एंड में 370 इम्प्लीमेंट हो चुका था और कश्मीर में सेपरेटिज्म के सीड्स सो कर दिए गए थे। यही सदर रियासत अब प्लान कर रहे थे इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ये सोच रहे थे क्या पता मैं अयूब खान से, जो थे फिरोज शाह नून, उनसे कोई डील ले जाऊं और उनसे अगर डील ले गया तो हो सकता है हमेशा के लिए इंडिपेंडेंट हो जाऊं। और डील लेने की कंडीशन ये थी कि वायलेंस कभी रुकना नहीं चाहिए। देखिए बेसिकली जो शेख अब्दुल्ला का गेम था, गेम प्लान वॉज क्लियर। बोले एक बार मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं, वैसे लिया तो पाकिस्तान जम कर लेगा, मैं इंडिपेंडेंट हो जाता हूं नेहरू साहब को मैनिपुलेट करके, उसके बाद मैं पाकिस्तान से सेटिंग करके इंडिपेंडेंस की बात करूंगा। क्योंकि अगर शुरू में इंडिपेंडेंस की बात करते तो ना हिंदुस्तान रेडी होता ना पाकिस्तान, राइट। अब इंडिपेंडेंट हो गए तो अब पाकिस्तान से बात करके सेटिंग हो सकती है, राइट। तो गेम तो इन्होंने बहुत अच्छा खेला था। अब लेकिन उस गेम में देखें नेहरू साहब इनकी बातों में आ गए थे, लेकिन पटेल और इंडिया की जो उस टाइम इंटेलिजेंस ब्यूरो था वो उनकी बातों में नहीं आए थे और एस्पियोनाज एक्टिविटी स्टार्ट हो गई कश्मीर में और बहुत ज़्यादा एविडेंसेस लाए गए 1952-53 के दौरान। ये सारे के सारे एविडेंस इंटेलिजेंस चीफ जो होते थे हिंदुस्तान के, वो मिले नेहरू से और इन्होंने उनकी रिकॉर्डेड स्पीचेस सुनवाई पुराने टेप रिकॉर्डर पे और मटेरियल दिखाया एविडेंसेस के साथ। जब वो स्पीच नेहरू साहब ने सुनी तो इनके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उन स्पीचेस में क्लियर कट इंसाइटमेंट था कि हमें खुद मुख्तारी चाहिए, हम हिंदुस्तान का हिस्सा बनना नहीं चाहते। 6 साल पहले वही आदमी जो सदर रियासत बना था हिंदुस्तान के हक में, अब वो हिंदुस्तान के अगेंस्ट प्लानिंग कर रहा था।
अच्छा, यही नहीं, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जो माल सीज किया था, क्या किया था, लिथोग्राफ टाइप के एक आते थे टाइपराइटर पहले, जिससे प्रोपागेंडा मटेरियल दिया जाता था। तो प्रोपागेंडा छपवाने के मटेरियल, ब्रिजेस को एक्सप्लोड कराने के सारे मटेरियल थे, सैटेलाइट कम्युनिकेशन इन्हें दिया गया था। उस टाइम आरडीएक्स से पहले एक और एक्सप्लोजिव चलता था, वो इन्हें दिया गया था, राइट। ये सारे के सारे मटेरियल, सारे के सारे जो भी एविडेंसेस थे, तो प्रॉपर पक्का केस बना के लाए थे ये। और पक्के केस के बाद कोर्ट में बाद में गए, पहले नेहरू साहब को दिखाया और इनसे परमिशन ली कि भाई केस चलाएं नहीं चलाएं। बोले कौन कर रहा है? बोले यही आपके फ्रेंड जो हैं शेख अब्दुल्ला कर रहे हैं, और अकेले नहीं है, इन्होंने जो इनके खिलाफ पार्टियां थी सब मिल गए हैं। जो रसूल अहमद और ये जीलानी जो आपको हुर्रियत वाले दिखाई देते हैं, इनके रिश्तेदार, बाप बूप थे, पता नहीं कौन थे, टोटल 22 लोग थे। ये सारी की सारी कश्मीर की जमातें मिलकर अब हिंदुस्तान के अगेंस्ट एक हिडन प्रोपागेंडा कर रही थी, सपोर्टेड बाय पाकिस्तान। और बाहर क्या दिखाते थे कि साहब ये प्रो इंडिया है, जमहूरियत की बात है, हम तो हिंदुस्तान के साथ हैं। सामने लड़ते थे, बैक एंड पर सारे के सारे इकट्ठे थे। और ये बात नेहरू साहब को 6 साल बाद ही पटेल साहब की बात बिल्कुल सच हो गई। इन्होंने क्या किया, आनन फानन में इन्होंने कहा हाँ जी केस चलाओ। बोले केस चलाओ लेकिन मेरे ऊपर नाम नहीं आना चाहिए। तो मीडिया को इन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दी कि भाई कोई इस तरीके की बात ना करे कि मेरी गलती थी। बोले इनके खिलाफ ही केस कूस चलाओ। तो ये पकड़े गए, शेख अब्दुल्ला को पकड़ा, इनकी जो बीवी थी वो पकड़ा, 22-23 लोग और थे वो पकड़े गए, और उन पर कंस्पिरेसी केस चला। 53 में हुआ, फिर 54 55 में आई थिंक फाइनलाइजेशन हुई, 59 में आई थिंक प्रॉपर इन पे केस चलना शुरू किया। अच्छा, ये कश्मीर से इन्हें भगा दिया गया, इन्हें नज़रबंद कर दिया था आई थिंक सेंट्रल इंडिया में, कहीं भोपाल जबलपुर कहीं, आई थिंक आई डोंट रिमेंबर, नागपुर नूगपुर इन्हें ले गए थे, वहाँ इन्हें हाउस अरेस्ट करा दिया था। लेकिन हुआ क्या था, नेहरू साहब गलती कर चुके थे। अब 370 वापस कैसे लें? हालांकि प्रोविजन टेम्प्रेरी प्रोविजन था, लेकिन टेम्प्रेरी प्रोविजन वॉज ए कैमरा। अयूब खान ने भी अपने मेमोयर में कहा है कि कश्मीर में अब कभी भी प्लेबिसाइट नहीं हो सकती, राइट। तो जिस तरीके से 370 ड्राफ्ट किया था, बेसिकली वो सेंटर फेडरल नहीं था, वो बेसिकली कश्मीर पार्लियामेंट को वीटो देता था। यानी इंडिया का कोई भी एक्ट पास नहीं हो सकता, ना आप शादी कर सकते, ना कश्मीर में ज़मीन ले सकते, ना जो उस टाइम अर्बन सीलिंग एक्ट होता था वो लगता था, राइट। अच्छा, कोई भी एंटी डिफेक्शन लॉ था कि कोई भी डिफेक्ट कर जाए, इंडिया में प्रोहिबिट था, बट कश्मीर में यू कैन डू इट। अच्छा, सबसे बड़ी बात, अगर मिलिट्री कैंटोनमेंट भी बनानी है तो भी आपको पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए, यानी आर्मी मूवमेंट भी नहीं हो सकता था, राइट। अब इसको चेंज कैसे करें? देखें, बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत अकल के साथ 2019 में ये प्रपोजल जैसे भी किया। गलत चीज़ को अगर गलत तरीके से हटाया जाए तो कोई गलती नहीं होती, राइट। और गलत भी नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनली टेक्निकली तो ठीक था, जो भी 5 अगस्त 2019 को हुआ। लेकिन इन्होंने कैसे नेहरू साहब को मैनिपुलेट किया है कि अब अपने बनाए हुए चक्रव्यूह में खुद फंस गए। अब नहीं उन्हें समझ में आ रहा था भाई निकलें तो कैसे निकलें, ज़्यादा बात की तो मजम्मत होगी। ये सारी की सारी चीज़ें नेहरू साहब के दिमाग में चल रही थी, और अब वो अपने ही बनाए हुए गेम में फंस चुके थे। और 370 की वजह से, चूंकि बाहर के लोग मिक्सिंग नहीं हो सकते, ना पेट्रोलिंग हो सकती, ना कैंटोनमेंट बना सकते, JNK सिटीज़न कैन कैरी 2 पासपोर्ट्स, राइट। 2 सिटीज़नशिप, सॉरी, वो लेके चल सकता है। तो जब आप 2 सिटीज़नशिप कर देते हैं, उसी टाइम आप नेशनलिज्म को किल कर सकते हैं। ऐसे लोगों को इंसाइट करना इज़ वेरी वेरी इजी। तो सेपरेटिज्म की पूरी हवा नेहरू साहब और शेख अब्दुल्ला ने दी। सेपरेटिज्म पाकिस्तान ने आगे चल कर भड़काया, बिकॉज पाकिस्तान शुरू में अपने में मर्ज करने की बातें की हैं, लेकिन देन दे रियलाइज लेटली कि भाई ये पॉसिबल नहीं है। बोले तो ठीक है, इंडिया को तोड़ो, ठीक है भाई, आप सेपरेट हो, ये हो वो हो। और इंडियन आर्मी कोई ढंग से वहाँ मूवमेंट भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि हर चीज़ में इनकी परमिशन, इनसे हर चीज़ में पूछना पड़ता था, हर चीज़ में इनकी परमिशन लेनी पड़ती थी। कोई सोशल वेलफेयर, सिविल वेलफेयर कुछ नहीं हो पाता था। अच्छा, इनकी वजह से किस्मत, जो पटेल साहब भी कहते थे कि भाई कश्मीर इज़ नॉट अ होमोजीनियस रीजन, यहाँ गिलगिटी भी हैं, आज़ाद कश्मीर वाले भी हैं, मीरपुरी भी हैं, पुंछी भी हैं, कश्मीर वैली के लोग भी हैं, तिब्बती भी हैं, जम्मू के भी हैं, डोगरे, बकरवाल, गुज्जर। बोले कम से कम 10 से 15 अलग टाइप के लोग हैं। बोला आप सिर्फ एक जो सलाफिज्म की और
शरिया वाली बातें आप कर रहे हैं, बोले यहाँ अलग अलग लोग हैं, इनको आप अगर अलग अलग ऐसी बातें करोगे तो कल को ये अपनी डिमांड करना शुरू कर देंगे। लेकिन नेहरू साहब नहीं माने। देखें वीक लीडरशिप, हर आदमी, देखिए जो सर्वाइवल होता है ना, जो वीक इस टाइप के लीडर आ जाते हैं तो हर आदमी इंडिपेंडेंट हो जाता है। मुगल एम्पायर क्यों ब्रेक हुई, राइट? लीडर्स आए, जब औरंगजेब के बाद वीक लीडर्स आए तो लोगों ने खुद को अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया, और जो वहाँ बैठे थे उनको एक फर्जी किस्म को ओबीसेंस देते रहे कि हाँ भाई हम आपके अंडर हैं, बट देवर लाइक सेपरेट कंट्री। तो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। आपके पास कितने हथियार हो, कितने आप एक्ट ले आए, पॉलिसीज़ ले आए, लेकिन अगर आपकी लीडरशिप वीक है, आपकी पर्सनैलिटी में वीकनेस है, तो सामने वाला फ़ायदा उठाएगा। ये अनफॉर्चुनेट रूल है सियासत का। नेहरू साहब के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, एक तो टेक्निकल टाइप के आदमी थे और बहुत ही ज़्यादा कानूनी पेचीदगियों में पड़ने वाले आदमी थे। प्लस ये पर्सन पे ज़्यादा भरोसा करते थे ना कि प्रोसेस पे। तो प्रोसेस ड्रिवन नहीं थे, ये पर्सन ड्रिवन थे। शेख अब्दुल्ला को इन्होंने बना दिया है सोच के कि भाई बहुत बढ़िया आदमी है, तो पर्सन के चक्कर में इन्होंने प्रोसेस की रेड मार दी। देखिए पर्सन बदल जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, लोग चेंज हो जाते हैं, पीपल चेंज ऑल द टाइम। प्रोसेस ड्रिवन, जैसे एक रशियन वो प्रोवर्ब है ना, ट्रस्ट बट वेरीफाई। तो ये ट्रस्ट करते रहे, इन्होंने कोई ग्राउंड पे वेरिफिकेशन नहीं किया। वेरिफिकेशन जब उन्हें आईबी ने ला के दी तो 53 में इन्होंने बंद कराया अब्दुल्ला को। अच्छा 62 में जब हिंदुस्तान हारा, चीन ने जिस तरीके से हराया, वो बेसिकली जंग एक अजीब किस्म की जंग थी। उसमें मोटा माटी ये हुआ था कि इंडियन फोर्सेस लड़ ही नहीं पाई, रस्ते रुस्ते ही नहीं थे। उस जंग के आने के बाद नेहरू की इमेज टूट गई कि वर्ल्ड लीडर हैं, स्टेट्समैन हैं, ठीक है। अब देखें लीडर की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जहाँ ये फेल हुए, जिसे कहते हैं ब्रेवरी, बहादुरी, इनके अंदर एक हिडन डर बैठ गया था। 62 की जंग और 65 की जंग आर बेसिकली द सेम वॉर, राइट? क्योंकि वो भी माओ सी तुंग का प्लान था चाइना के, और 65 की जंग जो पाकिस्तान ने लगी वो भी माओ सी तुंग का प्लान था, जिसमें आप टनल्स डिग इन कर लें, होल्ड करें टेरिटरी, वो सारी स्ट्रेटजी थी जो किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। हारने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्हें लगा यार कहीं चाइना अटैक कर चुका है, कहीं कश्मीरी अवाम भी हमारे खिलाफ ना हो जाए, तो इन्होंने आनन फानन में डील कर लिया, वो केस ही ड्रॉप कर दिया। 64 में हज़रत बल का एक इंसिडेंस हुआ था, जिसमें श्राइन जो हज़रत बल है वहाँ को चोरी चकारी हो गई थी। तो इन्होंने कश्मीर में देखा थोड़ा बहुत लोग चीख चिल्ला रहे हैं, इनके हाथ पैर कांपने लगे और इन्होंने शेख अब्दुल्ला को रिलीज़ कर दिया, आई थिंक अपनी डेथ से कुछ टाइम पहले। और फिर क्या हुआ, कश्मीर में हमेशा के लिए सेपरेटिज्म के सीड सो होके प्रॉपर बन गए। और फिनी की औलादें, ये अब्दुल्ला, और उनकी औलाद ये जो है फ़ारूक अब्दुल्ला और जिलानी और JKLF और एंटी सोशल एलिमेंट, ये सारे के सारे हकीकत ये है, इंडिया को इनमें से कोई भी लाइक नहीं करता। बस फेस पे ये अलग हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं, बैक एंड में सारे के सारे मिले हुए हैं। ये बात इन्हें बहुत समझाई थी पटेल साहब ने, अंबेडकर साहब, हर आदमी ने समझाता था। अंबेडकर साहब का कहना था, बोलो भाई ये सारे इस्लाम के नाम पे इकट्ठे हो जाएंगे, ये आप ना आपकी बात सुनेंगे ना यूनियन ऑफ इंडिया को देखना, इनका सिर्फ एक ही मकसद है जो कि बुक्स में लिखा हुआ है, उसके हिसाब से चलेंगे ये। बोले मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, बोला आपने यहाँ पे ज़्यादा ढील दी तो आपको दिक्कत हो जाएगी। आप पढ़िएगा कभी अम्बेडकर वगैरह के। लेकिन ये नहीं माने क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन थिंकिंग के थे। इनकी अब बुक्स पढ़ें तो उन बुक्स से इन्हें ऐसा लगता था कि दुनिया बदलने वाली है, वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड इज़ चेंजिंग। जो इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया और जो दीगर किताबें लिखी हैं आप उन्हें पढ़े तो इन्हें लगता था कि भाई हिंदुस्तान चेंज होगा, दुनिया चेंज होगी जी, ये चेंज हो जाएगी। लेकिन भाई द मोर थिंग्स चेंज मोर दे रिमेन द सेम। अभी भी वही सिचुएशन है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है साहब ये तो पुरानी बातें हैं, आज से 50 साल 70 साल पुरानी बातें हैं। लेकिन नहीं, आप आज बैठे हैं, आप भी 50 साल बाद पुराने हो जाएंगे। लेकिन आज के डिस्कशंस, आज के कंटेक्स्ट, जो आदमी आगे चल के भूलेगा वो धोखा खाएगा। तो ये कश्मीर की इन्होंने तारीख नहीं पढ़ी थी, जो भी उस टाइम पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा की बातें करता था वो सब इन्होंने नहीं पढ़ा था, और इनकी बातों में आके इन्होंने कश्मीर में इंसर्जेंसी करा दी। प्रेजेंट डे हालात ये हैं कि कश्मीर में देखें थोड़ी बहुत इंसर्जेंसी हमेशा रहेगी, चाहे इंडियन आर्मी पूरा कंट्रोल कर ले तब भी, क्योंकि पाकिस्तान में जो करोड़ों मदरसे में लोग जाते हैं ये लोग कोई विलफुली नहीं जाते हैं। मदरसे का कंसेप्ट ये है, ये बेचारे वो गरीब बच्चे हैं जिनके माँ बाप खुद ही दे जाते हैं भाई,
इन्हें आप ऐसा समझ लें ऑर्फनेज टाइप हैं। तो पढ़ाते पढ़ूते हैं, रोटी भी देते हैं, पूरे दिन जो है कराते हैं। तो ये आदमी कभी भी पाकिस्तान से ख़त्म नहीं होंगे, ये हमेशा रहेंगे और ये हमेशा आते रहेंगे, राइट। लेकिन कील जो है, जो सूजन है, वो निकाल ली गई है। एटलीस्ट अब ये है, कश्मीर इज़ ऑन द रोड टू रिकवरी, इट्स ऑन द रोड टू डेवलपमेंट। हालांकि 100% डेवलपमेंट होना इज़ वेरी वेरी टफ। बहुत से लोगों को लगता है कि साहब इंडिया भी बलूचिस्तान को हवा दे रहा है, टीटीपी को। तो प्रैक्टिकली हो सकता है थोड़ा बहुत एम्बेसी के थ्रू होता हो, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लैंड बॉर्डर नहीं मिलते ना। लैंड बॉर्डर अगर आपके नहीं मिलेंगे तो आप कोई इंसर्जेंसी करा ही नहीं सकते, राइट। पाकिस्तान फ़ौज ने भी ये इशू जिंदा रखना है, इस पर मैं सेपरेट वीडियो करूँगा। देखें, जो फ़ौज की है उस पर वी गोना डू अ सेपरेट वीडियो। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ किस तरीके से सारी अपोजिशन के बाद नेहरू साहब इस ट्रैप में फंस गए। तो जो जो छोटी चीज़ें होती हैं वो ट्रैप हैं। जैसे जो फार्मर प्रोटेस्ट है इंडिया में, ये 100% लॉज इम्प्लीमेंट होने चाहिए, क्योंकि अगर मोदी साहब ये लॉज इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे देन ही अगेन फॉल इनटू द ट्रैप, राइट। अब फॉर में अगेंस्ट में, लेकिन आप किसी भी पढ़े लिखे आदमी से पूछेंगे वो यही कहेगा कि इसके बेनिफिट हैं, राइट। यही चीज़ें चल के आगे तारीख का हिस्सा बन जाती हैं। तो ठीक है दोस्तों, यही था वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं, बात करते हैं कुछ और। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।